प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कंटिन्यू बीए 6 सेम ज्योग्राफी की अपना जो 5वां लेसन है उसकी ये वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो मैं ले चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे, आपके होम स्क्रीन पर आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और अपने क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आइएगा बच्चों, आप जितने भी ये फाइनल के विद्यार्थी हैं वो इस विषय में आप पढ़ें कि भौगोलिक सूचना तंत्र अर्थ एवं परिभाषा क्या है। भौगोलिक सूचना तंत्र आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी नई संकल्पना है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा वास्तविक संसार की प्रकृति व सांस्कृतिक घटनाओं के बारे में डिजिटल एवं सादृश्य विद्युत युक्तियों के द्वारा सूचना एवं आंकड़ों का निर्माण किया जाता है। इतना ही नहीं, इन युक्तियों के द्वारा गणितीय अथवा तार्किक क्रियाओं का क्रियान्वयन भी अत्यंत तीव्रता से किया जाता है। अतः जीआईएस के अंतर्गत धरातल की वास्तविकता से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रहण, भंडारण, मानचित्रण किया जाता है। तो बेसिक रूप से हम देखें कि जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो पूर्ण रूप से कंप्यूटर पर आधारित है, यानी कि ये कंप्यूटर में ही होता है। कंप्यूटर के अंदर विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर जो है आंकड़े अलग अलग क्षेत्र से एकत्रित किए जाते हैं, जैसे कि एरियल फोटोग्राफी से और सुदूर रिमोट सेंसिंग के द्वारा और सर्वेक्षण के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से आंकड़े इकट्ठे करके एक विस्तृत आंकड़ा आधार तैयार किया जाता है। वो किस में किया जाता है? कंप्यूटर में किया जाता है। अर्थात ये कंप्यूटर सिस्टम आधारित प्रणाली है। और बेसिक रूप से देखें तो हम और आगे हम देख लेते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में। जीआईएस में विभिन्न सूचना तंत्रों से आंकड़ों को इकट्ठा करके एक विस्तृत आंकड़ा आधार तैयार किया जाता है जिसका उपयोग अनेक योजनाओं में किया जाता है। जीआईएस में किसी मानचित्र को उसी रूप में संग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि जीआईएस के अंदर आप कोई भी मानचित्र ले लिया और उसको वैसे का वैसा संग्रहण कर लिया, और नहीं किया जाता। और धरातलीय क्षेत्रों के किसी दृश्य या प्रतिबिंब का भी संग्रहण नहीं किया जाता, किसी प्रतिबिंब का संग्रहण भी नहीं किया जाता, बल्कि जो आंकड़े जीआईएस के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं उनसे इच्छानुसार दृश्य या प्रतिबिंब उत्पन्न किए जा सकते हैं। जिन उत्पादों को जीआईएस तकनीकी द्वारा तैयार किया जाता है उन्हें ही भौगोलिक सूचनाएं कहा जाता है। यानी कि जिन उत्पादों को हम जीआईएस से तैयार करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? भौगोलिक सूचनाएं कहे जाएंगे। अर्थात जीआईएस के अंदर क्या है, मतलब मान लीजिएगा कोई भी मानचित्र आपके सामने है, मान लीजिए भारत की जनसंख्या घनत्व का मानचित्र आपके सामने है, और उसको आपको अगर उससे सूचना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको जीआईएस के अंदर डालनी है तो ऐसा वैसा नहीं डाला जाएगा, उसके डिजिटल फॉर्म में डाला जाएगा। और इसके लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर का यूज करके ही हम जो जीआईएस के अंदर आंकड़े डालते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड दायित्व है। वैसे आप इसको अच्छे तरीके से कंप्यूटर पर ही सीख पाएंगे। और जब आपके कॉलेज खुलेंगे तो आपको जो है कॉलेज खुलेंगे या आप आगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो इस पर कोर्स करेंगे तो आपको डीपली से पता चलेगा। और ये कंप्यूटर सिस्टम पर ही है। और वैसे इसके बारे में हमें पढ़ना होगा, लेकिन जब तक जितना हमारे सिलेबस में उस नाम जरूर पढ़ेंगे। बाकी ये तकनीक है, कंप्यूटर पर बेस है सभी सूचनाएं। जिस प्रकार कंप्यूटर की किताब को पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल करें तो ज़्यादा समझ में आता है। उसी प्रकार प्रैक्टिकल करें तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम जितना है हमारे सिलेबस के अनुसार उतना हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम कि मार्बल व अन्य के अनुसार जो है परिभाषाएं दी गई। जैसे कि भौगोलिक सूचना तंत्र की एक परिभाषा देख लेते हैं, इधर रह गई थी कि भौगोलिक सूचना तंत्र भौगोलिक अथवा धरातलीय आंकड़ों की प्रविष्ट, संग्रहण, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रदर्शित करने वाला तंत्र है। यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र है भौगोलिक तथा धरातलीय आंकड़ों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, उनका परिचालन करता है, विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है तथा उन्हें प्रदर्शित करने वाला एक तंत्र है। आगे देखते हैं हम अलग अलग परिभाषा विद्वानों दी गई। आप 2 परिभाषा या 3 परिभाषा याद कर सकते हैं। और मार्बल व अन्य के अनुसार भौगोलिक सूचना तंत्र धरातलीय आंकड़ों को संचालित करने वाला तंत्र है।
स्मिथ के अनुसार एक ऐसी आंकड़ा आधार प्रणाली जिसमें अधिकतर आंकड़े धरातल से संबंधित होते हैं तथा जिसका संचालन एक क्रियाविधि के सेट द्वारा किया जाता है। यह धरातलीय प्रविष्टियों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। तो अलग अलग परिभाषाएं हैं, अगले देखते हैं। पार्कर के अनुसार कोई भी सूचना तकनीकी जो धरातलीय अथवा अधरातलीय आंकड़ों का संगणन विश्लेषण तथा प्रदर्शित करती है उसे जीआईएस कहते हैं। यानी कोई भी तकनीक जो क्या करती है, धरातल से रिलेटेड जो आंकड़े हैं, यह धरातलीय आंकड़े जैसे कि वर्षा तापमान, ये धरातलीय आंकड़े होते हैं। धरातलीय आंकड़े जैसे कि किसी हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है, इस प्रकार के जो आंकड़े वो धरातलीय आंकड़े होते हैं और इनको संगणन करता है, उनका विश्लेषण करता है, प्रदर्शित करती है, उसे ही हम क्या जीआईएस कहते हैं। अलग अलग परिभाषाएं हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार। और आगे हम देख लेते हैं कि बुरे की परिभाषा पढ़ लेना। आगे हम देखते हैं एनानोफ नेशन 1998 में भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस की विस्तृत परिभाषा दी गई, जिसके अनुसार भौगोलिक सूचना तंत्र कंप्यूटर आधारित प्रणाली है और जो भौगोलिक अथवा धरातलीय आंकड़ों के लिए निम्नलिखित 4 क्षमताएं प्रस्तुत करती है। आदान अर्थात आंकड़ों का मशीन में डालना। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आंकड़े अलग जैसे कि रिमोट सेंसिंग से आंकड़े प्राप्त कर लिए या हमने वाइवा फोटो से आंकड़े प्राप्त कर लिए, उनको क्या है सबसे पहले मशीन पे इनपुट यानी कि डालना, इनपुट डालेंगे हम टाइप करके या जैसे भी। और आंकड़ा का प्रबंधन, डाटा को मैनेजमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ डाटा है, अगर जनसंख्या का डाटा है तो उसे अलग रखेंगे, अगर कोई प्राकृतिक वनस्पति से यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित कोई डाटा है तो उसको अलग रखेंगे। जिस प्रकार का डाटा उसे अलग मैनेजमेंट किया जाता है। उसके अंदर परिचालन तथा विश्लेषण, कंडक्शन एंड एनालिसिस किया जाता है उसके बाद, और आंकड़ों का उत्पादन। और इस प्रकार फिर हमें डाटा आउटपुट, और फिर जब इसके अंदर डाल दिए जाते हैं तो आंकड़ा हमें आउटपुट देता है, यानी कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। इस प्रकार हमें आउटपुट मिल जाता है। और इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भौगोलिक सूचना तंत्र एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त तंत्र है। यानी कि हम वैसे रूप से कहें अगर साधारण शब्दों में तो जो कंप्यूटर आधारित प्रणाली ही है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके थे, जो भौगोलिक विषयों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित आंकड़ों को एकत्र संग्रहण, विश्लेषण, परिचालन, परिसारण, पुनः प्रसारण करता है और किसी निर्णय में पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन है। यानी कि आप इसके द्वारा क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा किसी कोई योजना बना सकते हैं, किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र का जो यूज है वो अलग अलग किया जाता है, वो हम आगे लेसन में भी पढ़ेंगे। और आगे देख लेते हैं हम कि इस प्रकार देख लिए भौगोलिक सूचना तंत्र का एक विस्तृत, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि धरातल है, इसके अंदर क्या है, विभिन्न जो क्षेत्रों से आंकड़े इकट्ठे करके विस्तृत आंकड़ा तैयार किया जा सकता है। जिस प्रकार जल से, अगर जल से रिलेटेड आंकड़े हैं, मिट्टी से रिलेटेड आंकड़े हैं, भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, स्थलाकृति मानचित्र, स्थलाकृति किस प्रकार की पर्वत है, पठार है, और जिले या राज्य के संबंधित जो आंकड़े हैं उनको आंकड़ा एक विस्तृत आंकड़ा तैयार कर लिया जाता है, सभी से तैयार करके। जिस प्रकार दिखा भी रखा है कि विभिन्न स्तरों पर सूचनाओं को एकीकृत करने वाला कंप्यूटर आधारित तंत्र है। यानी कि अलग अलग स्तर से सूचना एकत्रित करके एक प्लेटफॉर्म पर हमें आंकड़े ला देता है, जिन्हें देखकर हम कोई भी योजनाएं बना सकते हैं किसी शहर या गाँव से के विकास के लिए। और हम देखते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़े आधार यानी कि डाटाबेस इन जीआईएस के अंदर आंकड़ा आधार, तो भौगोलिक सूचना तंत्र द्वारा वास्तविक संसार की घटनाओं के बारे में अंकीय, डिजिटल या सदृश्य आंकड़े को इकट्ठा किया जाता है। जो आंकड़े होते हैं या तो वो डिजिटल होते हैं या एनालॉग मतलब जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे होते हैं, इकट्ठा किया जाता है और उसे उपयोग के अनुरूप बनाया जाता है और फिर उसे उपयोग के इस प्रकार उसको मैनेजमेंट किया जाता है कि उसका उपयोग किया जा सके। इसे आंकड़ा आधार कहते हैं। यानी कि अलग अलग वास्तविक संसार की घटनाओं के बारे में आंकड़े डिजिटल सदृश्य में इकट्ठे कर लिए और उपयोग के अनुसार बना लिया, उसे ही हम क्या कहेंगे, आंकड़ा आधार कहा जाता है। यह एक भौतिक खजाना है जो किसी समय विशेष में किसी बिंदु पर हमारे ज्ञान को प्रदर्शित करता है। आंकड़े आधार के प्रत्येक तत्वों से पुनः सूचनाएं उत्पादन की जा सकती हैं। आंकड़े आधार के विभिन्न तत्वों द्वारा सूचनाओं की प्राप्ति प्रयोगकर्ता के दृष्टिकोण व अनुभव पर निर्भर करती है। अतः स्पष्ट है कि आंकड़ा आधार में अवधारणा में घटनाओं का चुनाव, उनका सामान्यीकरण, सलेषण और अनुभव चारों मिलकर आंकड़े का एकत्रीकरण, पुनरुत्पादन व वृद्धि करते हैं। अर्थात आंकड़े आधार में क्या किया जाता है कि दृष्टिकोण यानी कि जो प्रयोग करता है, जो यूजर होता है, उसका दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है,
किस प्रकार आंकड़ों का यूज करता है स्पष्ट और अतः स्पष्ट है कि आंकड़े आधार में अवधारणा की घटना चुनाव यानी कि घटनाओं का चुनाव करना, सामान्यीकरण करना, उसका विश्लेषण करना, ये सारे मिलकर इसके अंदर आ जाते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। आगे देखते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़े स्रोत। भौगोलिक सूचना तंत्र में प्रयुक्त आंकड़ों के कई स्रोत एवं स्वरूप होते हैं। सामान्यतः आंकड़ों को अग्रलिखित स्रोतों से किसी प्राप्त किया जाता है। यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़ा स्रोत का मतलब क्या है कि जो भौगोलिक सूचना तंत्र में जो डाटा लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, इस बात पर चर्चा करता है कि भौगोलिक सूचना तंत्र आंकड़ा स्रोत। इसे स्रोत का मतलब है कि किस स्रोत से हम कौन सा सोर्स ऐसा है, कौन से सोर्स है जहाँ से जो हम डाटा एकत्रित कर सकते हैं। तो वो सोर्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा जो आता है वास्तविक आंकड़ा, यानी कि वास्तविक आंकड़ों का संबंध किसी स्थान विशेष और समय विशेष से है, पर घटित घटनाओं प्रत्यक्ष धरातलीय दिशाओं से है। इन्हें क्या है, प्राथमिक आंकड़े भी कहते हैं, जिसे किसी स्थान अथवा घटना के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना देते हैं। वास्तविक आंकड़े क्या होते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा, जो स्वयं जाकर एकत्रित किए जाते हैं प्रयोगकर्ता द्वारा। जिस प्रकार आप जाकर के कि अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर के आपके स्कूल में या कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं, किसके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अगर ये आप सूचना एकत्रित कर लाएं और उन्हें भौगोलिक सूचना तंत्र के अंदर डालने चाहें तो वो आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक आंकड़ा हो जाएगा। यानी कि वो रियल आंकड़े वो आपने खुद खुद एकत्रित किए हैं और उनको भौगोलिक सूचना तंत्र के अंदर डाला जाता है। और इसी प्रकार जो अनेक विभागों से संबंधित, जैसे कृषि संबंधित जो आंकड़े हैं वो एकत्रित किए जाते हैं। तो वो कितना उत्पादन हुआ, कब कौन से वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, किस किस वस्तु का ज़्यादा उत्पादन हुआ, अगर ये आंकड़े कोई प्रयोगकर्ता स्वयं एकत्रित करता है तो उसे वास्तविक आंकड़े कहते हैं, क्योंकि रियल जो मनुष्य खुद एकत्रित करके लाता है अपने अनुभव के द्वारा। आगे देखते हैं अभिकृत आंकड़े क्या होते हैं। यह आंकड़े आधार में एकत्रित आंकड़ों से प्राप्त सूचनाएं अथवा आंकड़े हैं और सुदूर संवेदन उपग्रह प्राप्त आंकड़े एवं वायु फोटो चित्रों अभिकृत आंकड़े इसके उदाहरण है। यानी कि जो सेकेंडरी वेव, यानी कि हम किसी स्रोत से, जैसे कि हमने रिमोट सेंसिंग से प्राप्त आंकड़े यानी कि डिजिटल फॉर्म में फोटो ले ली, या डिजिटल आंकड़े हमने रिमोट सेंसिंग से डाटा ले लेते हैं, या फिर रियल फोटोग्राफ से जो डाटा लेकर के इसके अंदर जीआईएस के अंदर डाला जाता है। क्योंकि जीआईएस के विभिन्न आंकड़ों का आप जीआईएस के अंदर विभिन्न प्रकार के आंकड़े एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे आपको। तो वो आंकड़े कहाँ से लेगा, अभिकृत आंकड़े उन्हें कहेंगे जो रिमोट सेंसिंग से ले लिए और या फोटो चित्र वायु फोटो चित्रों से ले लिए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकृत आंकड़े कहेंगे। क्योंकि ये खुद नहीं एकत्रित किए बल्कि किए गए आंकड़ों एकत्रित किए आंकड़े हमने ले लिए, तो उन्हें अभिकृत आंकड़े कहेंगे। अगले आंकड़े जो है वो है विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े। यानी कि विश्लेषण के आधार पर जो आंकड़ा आधार में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त अन्य आंकड़ों व सूचनाओं को विश्लेषित आंकड़े कहते हैं। यानी कि आंकड़े आधार में उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण, जब आप विश्लेषण से आंकड़े प्राप्त कर लेते हैं, इंटरप्रेटेड डाटा जो होता है वो उसे हम कहते हैं, जो खुद के विश्लेषण से प्राप्त कर लेते हैं, व्याख्या करके जो हम प्राप्त करते हैं। जैसे सुदूर संवेदन आंकड़ों से भूमि उपयोग आंकड़े प्राप्त करना, यानी कि अगर सुदूर से रिमोट सेंसिंग से आप भूमि उपयोग के रिलेटेड जो भी आंकड़े, यानी कि भूमि का कृषि के लिए उपयोग किया जा रहा है, उद्योगों के लिए यूज किया जा रहा है, इस रिलेटेड जो आंकड़े हम ले लेते हैं रिमोट सेंसिंग से, वो क्या कहलाएंगे, हमारे विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े कहलाएंगे। क्योंकि ये विश्लेषणित हो चुके हैं, रिमोट सेंसिंग इनका विश्लेषण कर चुका है। और बायो फोटो से भूआकृति इकाइयों का सीमांकन, यानी कि एरियल फोटोग्राफी में आप भूआकृति से रिलेटेड अगर डाटा ले लेते हैं तो वो विश्लेषण से प्राप्त है, क्योंकि इनका विश्लेषण हो चुका है, तो इन्हें हम विश्लेषण से प्राप्त आंकड़े कहेंगे। आगे देख लेते हैं हम कोड आधारित आंकड़े, इन कोड डाटा, यानी कि आंकड़े आधार में कुछ अधरातलीय आंकड़ों को किसी कोड के द्वारा संग्रहित किया जाता है। अधरातलीय आंकड़े क्या होते हैं, जैसे कि वर्षा, तापमान, ये क्या अधरातलीय आंकड़े हैं और इन्हें किसी कोड में संग्रहित किया जाता है। जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो इनका एक कोड रखा जाता है और उस कोड के अनुसार ही क्या है, इन्हें संग्रहित किया जाता है। मान लीजिएगा कि कहीं किसी स्थान पर कितनी वर्षा हुई, कहाँ का कितना तापमान है, दिल्ली का कितना तापमान है, हरियाणा कितना तापमान है, इसको एक कोड के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। और उस कोड को ही हम जब जीआईएस के अंदर डाल लेते हैं उसी फॉर्म में, तो उसे कोड आधारित आंकड़े कहते हैं।
और इस प्रकार के आंकड़े वर्षा मापी यंत्र से नापे गए आंकड़े, तापमान, कुओं के नलकूपों की गहराई, जनसंख्या के आंकड़े आदि सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो भी आंकड़े वो कोड आधारित आंकड़े होते हैं, इन्हें कोड के द्वारा एकत्रित किया जाता है और फिर उन्हें जीआईएस के अंदर डाला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्थित आंकड़े, जो व्यवस्थित होते हैं, इनकी ऑर्गेनाइज्ड डाटा जो होता है व्यवस्था में व्यवस्थित करके रखा जाता है। यानी कि जो किसी ढांचे में, जिस प्रकार आप किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ जो सामान है वो व्यवस्थित रूप से रखा होता है, उसी प्रकार जो आंकड़े हैं जो व्यवस्थित रूप से जहाँ रखे जाते हैं, और व्यवस्थित रूप से रखे हुए आंकड़ों को जब जीआईएस के अंदर डाला जाता है, जीआईएस के अंदर व्यवस्थित आंकड़ों को लिया जाता है, तो व्यवस्थित आंकड़े आधार हो जाते हैं वो। तो जैसे कि उदाहरणतः किसी तालिका में नदी जल का निस्तारण एवं अवसाद आंकड़ों का व्यवस्थित करना, किसी जलागम की दशाओं में से संबंधित आंकड़ों को श्रेणीबद्ध करना भी क्या कहलाता है, ये आंकड़े उस व्यवस्थित आंकड़े होते हैं। तो आगे हम जान लेते हैं कि जो थोड़ा सा जान लेते हैं कि आइए भूगोलिक सूचना तंत्र की विकास यात्रा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम, किस प्रकार भूगोलिक तंत्र की विकास यात्रा हुई थी। तो आज से भूगोलिक सूचना तंत्र का आरंभ आज से 100 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी प्रक्रिया हस्तलिखित अर्थात दस्ती थी। यानी कि 100 साल से पहले अगर बात की जाए तो कंप्यूटर नहीं थे इतने ज़्यादा, इतने कंप्यूटर विकसित नहीं हुए थे। तो उस टाइम क्या था, जो जीआईएस है वो हस्तलिखित ही आंकड़े थे, हाथों से आंकड़े तैयार किए जाते थे। आधुनिक स्वरूप में जीआईएस का वास्तविक विकास 1960 से आरंभ हुआ, क्योंकि जब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया, कंप्यूटर विकसित हो गए, जब कंप्यूटर की आधुनिक तकनीकों द्वारा सूचनाओं का एकत्रीकरण विश्लेषण संभव हुआ, और सबसे पहले भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस का प्रयोग उत्तरी अमेरिका में स्थित कई संस्थाओं द्वारा किया गया था। और इन संस्थाओं में प्रमुख थे संयुक्त राज्य का सांख्यिकी ब्यूरो, संयुक्त राज्य भूगर्भिक सर्वे, आगे हम देख लेते हैं, जारी है टेबल, और हवाई लेबोरेटरी फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये थे जिन्होंने सब प्रथम जो जीआईएस का यूज किया था। और भौगोलिक सूचना तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में माइकल डेसी तथा डेवेनल मार्बल ने एक शोध पत्र में किया था। यानी कि ये ऐसे थे जिन्होंने इस शब्द का पहली बार यूज किया था 1965 में। भौगोलिक सूचना तंत्र का शब्द का यूज किसने किया सर्वप्रथम, तो एक नंबर पूछा चला जाए तो आप बता सकते हैं कि माइकल डेसी और डेवेनल मार्बल ने किया था अपने शोध पत्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कनाडा का भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जीआईएस, ब्रिटेन का प्राकृतिक प्रयोग शोध केंद्र है, पर्यावरण विभाग प्रमुख संस्थान है, जो आरंभ से ही भौगोलिक डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रमुख संस्थान है, जो आरंभ से ही भौगोलिक सूचना तंत्र के बाद से जुड़े थे। और इन देशों के अतिरिक्त अन्य देशों की संस्थाओं ने भी जीआईएस से संबंधित अनेक सॉफ्टवेयर का विकास किया। और सन 1970 में कंप्यूटर आधारित आंकड़े संजाल विकसित हो चुका था, और इसी समय भौगोलिक सूचना तंत्र, टोपोलॉजी तथा ग्राफिक सिद्धांत का प्रयोग बहुत सहायक सिद्ध हुआ। सुपर कंप्यूटर के विकास ने जीआईएस के प्रयोग में और वृद्धि की, और 1990 के दशक से कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र का व्यापक विकास हुआ। और जब विकसित देशों के साथ ही विकासशील देशों ने भी जीआईएस का आरंभ किया हुआ, और आज से भू संसाधन सर्वेक्षण, नियोजन, संसाधन प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जीआईएस का व्यापक प्रयोग आरंभ हो चुका है। आज हम देखते हैं जीआईएस का बहुत क्षेत्रों में यूज हो रहा है। और देख लेते हैं कि भारत के अंदर जीआईएस का विकास किस प्रकार होता है। भारत में जीआईएस का विकास, भारत में भौगोलिक सूचना तंत्र का विकास पिछले एक दशक से तीव्रता से हुआ है। यहाँ भौगोलिक सूचना तंत्र के विकास में भारत के अंतरिक्ष विभाग का विशेष योगदान है, और वर्तमान में देश में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, संरक्षण, नियोजन और कई व्यावसायिक क्षेत्रों में भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग हो रहा है। आगे देखते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र के अंदर जो सूचना तंत्र में आंकड़ों के प्रकार, यानी कि भौगोलिक सूचना तंत्र में आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र जीआईएस में उपयोग होने वाले सूचनाओं तथा आंकड़ों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 2 वर्ग कौन से देख लेते हैं हम। सब ये होते हैं स्थानिक आंकड़े जो किसी स्थान से रिलेटेड होते हैं, और गैर स्थानिक आंकड़े, लाक्षणिक आंकड़े जिसका संबंध किसी स्थान से नहीं होता, पर्टिकुलर प्लेस से नहीं होता। और हम देख लेते हैं कि इन्हें धरातलीय आंकड़े भी कहा जाता है। ये किसी स्थान विशेष के आंकड़े होते हैं जिनका प्रयोग भौगोलिक सूचना तंत्र में किया जाता है। इसी कारण
जीआईएस को धरातलीय सूचना तंत्र या स्थानिक सूचना तंत्र भी कहा जाता है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस से जुड़े होते हैं और इसी के आधार पर जो इसी आंकड़े के प्रकार के आधार पर भौगोलिक सूचना तंत्र को धरातलीय सूचना तंत्र या स्थानिक सूचना तंत्र भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम है, जिस प्रकार आप स्थानिक आंकड़े देख सकते हैं कि स्पीटियल डाटा, जिस प्रकार कि ये आप देख सकते हैं कि राज्य बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश है, और उधर है घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1102, 573, 124 17। तो जो यहाँ ये जो जनसंख्या घनत्व दिखाया गया विभिन्न राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इस प्रकार के जो डाटा है वो क्या है, स्थानिक आंकड़े हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है इसलिए इन्हें स्थानिक आंकड़े कहते हैं। और उसके बाद में देख लेते हैं स्थानिक आंकड़ों के द्वारा धरातलीय वस्तुओं में अंतर स्पष्ट किया जाता है और उदाहरणतः विभिन्न वस्तुओं की स्थिति क्या है, एक बस्ती के दूसरी बस्ती से क्या संबंध है, धरातलीय आकृतियों की संरचना कैसी है इत्यादि। हम जानते हैं कि धरातलीय सूचनाएं विभिन्न आकृतियों, लक्ष्यों तथा क्षेत्रों की धरातलीय सापेक्ष स्थिति से संबंधित होती है। और मानचित्र के तत्व यानी कि एलिमेंट्स और मैप, भौगोलिक सूचना तंत्र मानचित्र प्रदर्शित करने के लिए 3 विधियों का सहारा लेना पड़ता है। इन 3 विधियों का मानचित्र के तत्व कहा जाता है। इन विधियों का वर्णन इस निम्नलिखित है। तो ये कौन कौन सी विधि हम देख लेते हैं। बिंदु आकृति यानी कि बिंदु आकृति, इसमें अलग अलग बसाव की स्थितियों का किसी बिंदु या लेबल XY निर्देशांक की सहायता से अंकित किया जाता है। यानी कि आगे हम देखेंगे इसका चित्र। उदाहरणतः कुएं, नलकूपों का वितरण, आदिवासियों की स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र, नगर क्षेत्र, खनन के केंद्र इत्यादि को बिंदु विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस प्रकार हम देख लेते हैं आगे, आप इस चित्र के द्वारा इस प्रकार दिखाया गया कि 3 विधियाँ होती है। ये बिंदु विधि है, इसके अंदर ये दिखाया गया जिस प्रकार से बिंदु विधि के अंदर त्रिभुज सा बना दिया और त्रिकोणमितीय स्टेशन 750 मीटर, और रेखा के द्वारा जो दर्शाया वो इस प्रकार दिखाया जाता है कि सड़क और नहर, ये नहर है और ये सड़क जिस प्रकार दर रखी है, और जो वृत्त के रूप में जो दिखाया जाता है वो इस प्रकार तालाब को दिखाया जाता है। तो आगे हम देख लेते हैं कि बिंदु किस प्रकार दिखाते हैं। रेखीय आकृति को हमने देख लिया था, नहर या सड़क को दिखाना हो तो रेखीय आकृति का यूज किया जाता है। XY निर्देशांक की श्रृंखला की सहायता से प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरणतः सड़क, रेल मार्ग, नदी, नहर इत्यादि को रेखीय विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि बहुभुज आकृति यानी कि बहुभुज आकृति के अंतर्गत तालाब क्षेत्र इस प्रकार बहुभुज आकृति में दिखाया जा सकता है। बहुभुज आकृति समान विशेषताओं वाले क्षेत्रों को सीमाओं से घिरी आकृति बहुभुज आकृति कहलाती है। और उदाहरणतः झील, नगर क्षेत्र, बाढ़ का मैदान, कृषि भूमि, कोणधारी वनस्पति क्षेत्र इत्यादि इस प्रकार के आकृतियों के XY निर्देशांक के समूह से सेट द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। बहुभुज आकृतियों को भी कभी कभी लेबल अथवा किसी विशेष संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आगे देखते हैं हम स्थानिक, इस प्रकार हमने देख लिया था। और गैर स्थानिक आंकड़े कौन से होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। गैर स्थानिक या लाक्षणिक आंकड़े, इनका स्थानिक आंकड़ों के साथ लाक्षणिक आंकड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जैसे वर्षा, तापमान, मिट्टी के रासायनिक गुण, जनसंख्या के आंकड़े इत्यादि अधरातलीय या गैर स्थानिक आंकड़े कहलाते हैं। इन आंकड़ों का गुण न्यास भी कहा जाता है, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड नहीं होते। इनका गुण न्यास जनसंख्या के जो वर्षा, तापमान, मिट्टी, ये क्या है, गैर स्थानिक आंकड़े या लाक्षणिक आंकड़े हैं। जो ये दिखा रखे आपको द्रोणाचार्य कॉलेज के भूगोल के स्टॉक रजिस्टर, जिसमें टेबल टेनिस अलग अलग जो खिलाड़ी है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड उनकी संख्या दर्शाई गई है। बैरोमीटर, कंप्यूटर इंजीनियर चयन है इस प्रकार। तो आगे हम देखते हैं जीआईएस के अन्य क्या नाम है। तो ये अलग अलग नाम एक नंबर पूछा जा सकता है कि जीआईएस के अन्य क्या नाम है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, भू सूचना तंत्र यानी कि जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि क्योंकि ऐसे भू सूचना तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरातलीय आंकड़ों से आंकड़े भी होते हैं इसके अंदर। और धरातलीय सूचना तंत्र यानी कि स्पीटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS, भू सूचना तंत्र और बहुउद्देशीय भू आधारित तंत्र, इस भी से हम कहते हैं। तो अलग अलग नाम है। आगे देख लेते हैं कि स्थानिक आंकड़ों का फॉर्मेट। हमने देखा था कि 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, एक स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़े। जो स्थानिक आंकड़े उन्हें किस फॉर्मेट में डाला जाता है जीआईएस के अंदर, तो वो देख लेते हैं हम। भौगोलिक सूचना तंत्र में स्थानिक आंकड़ों को प्रदर्शित मुख्यतः 2 फॉर्मेट में द्वारा होता है। चित्ररेखा या रेस्टर फॉर्मेट, सदिश या
सदिश फॉर्मेट, यानी कि एक तो चित्ररेखा के रूप में और सदिश जिस प्रकार के दिख रहे हैं उसी फॉर्मेट में डालना, वो सदिश फॉर्मेट है। इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चित्ररेखापुंज या रेस्टर फॉर्मेट क्या होता है। तो स्थानिक आंकड़ों के प्रदर्शन की यह ग्राफिक विधि है जिसमें वर्गों के जालों का प्रयोग किया जाता है और वर्ग स्तंभ के पंक्तियों से बनते हैं और स्तंभों एवं पंक्तियों के जाल को ग्रिड कहा जाता है, यानी कि वर्ग और स्तंभों से बनते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये दिखा रखा है, ये आपको चित्र दिखा रखा है। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, ये देखिएगा कि ये पंक्तियां हैं इधर और इस प्रकार से, और ये क्या है आपके स्तंभ है इस प्रकार से। तो इनके जो मिलने से ये जो जाल बना है उसे ग्रिड कहते हैं। इनके जाल से जो एक खंड है उसे हम जाल सेल कहते हैं, कि जाल इसे हम ग्रिड कहते हैं। और तो इस प्रकार इसमें जो डाटा डाला जाता है उसको देख लेते हैं आगे। ग्रिड और एक स्तंभ एक पंक्ति के विभेदन स्थल को सेल कहा जाता है, यानी कि जहाँ पंक्ति और स्तंभ एक दूसरे को काटते हैं। इस प्रकार जहाँ पंक्ति और जो स्तंभ है एक दूसरे को काटते हैं और जहाँ इस प्रकार ये डब्बे से बन जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहा जाता है। ये एक सेल है, दो सेल इस प्रकार में पीछे देखा था, वो सेल इस प्रकार बन जाते हैं। और मान लीजिए एक कागज पर तिरछी रेखाएं खींची गई हैं और चित्ररेखा में इसे ग्राफ पेपर पर बने आयतों की तरह प्रदर्शित किया जाता है, जिसे सेल कहते हैं। और प्रत्येक सेल एक निश्चित स्थान दिया जाता है और उसी स्थान के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। सेल पंक्तियों और स्तंभों के निर्देशांक किसी भी व्यक्तिगत पिक्सल की पहचान कर सकते हैं। और आंकड़ों का यह प्रदर्शन प्रयोक्ता को प्रतिबिंब के पुनर्गठन अथवा दृश्यांकन में सहायता करता है। सेलों के आकार और उनकी संख्या के बीच के संबंध को चित्ररेखापुंज के विभेदन के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, यानी सेलों के आकार और उनकी संख्या के बीच के संबंध को चित्ररेखा के विभेदन के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार आप ये चित्र बना करके आएंगे पेपर में। चित्ररेखा फॉर्मेट का अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो रेस्टर फॉर्मेट का निम्नलिखित उपयोग क्रिया में किया जाता है। आगे देखते हैं हम कौन कौन सी वो क्रिया हैं जिसके अंदर इसका यूज किया जाता है। यह प्रतिबिंबों, वाइवा, फोटोग्राफी, क्रमविक्षक, कागज, मानचित्र के आंकिक प्रदर्शन और अत्यधिक विवरणात्मक प्रतिबिंबों वाले अन्य उपयोग के लिए। और जब लागत कम आवश्यक करना हो, जब मानचित्र में व्यक्तिगत मानचित्र लक्षण विश्लेषण आवश्यक न हो, जब बैकड्रॉप मानचित्रों की आवश्यकता हो, और इस प्रकार दिखाया गया है कि इस प्रकार इसके अंदर जो डाटा है वो इस पर एकत्रित किया जाता है। और चित्ररेखा फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार जो है वो डाटा क्या है, एकत्रित किया जाता है। और इस प्रकार जो डाटा है वो एकत्रित किया जाता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार। और चित्ररेखा फॉर्मेट के दोष क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। चित्ररेखा फॉर्मेट के गुण व दोष क्या है, सबसे पहले गुण देखते हैं। रेस्टर फॉर्मेट को समझना तथा कार्यान्वित करना आसान होता है और प्रत्येक सेल का अपना गुण होता है। और जो भूमि उपयोग मृदा के प्रकारों जैसे समीपस्थ लक्षणों को प्रदर्शित करने में सहायक होता है। रेस्टर से उच्च स्थानिक परिवर्तनशीलता को आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। और प्रिंटर, प्लॉटर जैसे अधिकांश उत्पाद उपकरण चित्ररेखापुंज में उपलब्ध होते हैं। और उपग्रह से दूर से अंकीय वायु चित्रों से सीधे चित्ररेखा में आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं और आंकड़ों के परिवर्तन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि दूर से वेदन से जो आंकड़े होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, उन्हें सीधे चित्ररेखा फॉर्म में होते हैं और उन्हें सीधे डाल दिया जाता है, तो परिवर्तन करना नहीं पड़ता। दोष क्या हम देख लेते हैं वो, सेलों के खुरदरेपन से छोटे छोटे लक्षण छूट जाते हैं। इसमें प्रत्येक सेल का एक गुण ही भंडारण करता है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं कि इसके और क्या क्या कमियां हैं। तो इससे नेटवर्क संबंधों को सुचारू रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। रेस्टर में आंकड़ों के भंडारण में उच्च कोटि समृद्धि की व्यवस्था होती है, आंकड़ों का संपीड़न की आवश्यकता होती है और मिश्रित सेलों की स्थिति में अशुद्धियाँ आ जाती हैं। सदिश फॉर्मेट किसी तिरछी रेखा को सदिश प्रदर्शन केवल निर्देशांकों के आरंभिक एवं अंतिम बिंदुओं और दर्ज कर रेखा की स्थिति को दर्ज करके होता है, अतः प्रत्येक बिंदु के व्यक्ति 2 या 3 बिंदुओं 3 संख्याओं के रूप में होती है। और इस बात पर निर्भर करता है कि प्रदर्शन द्वियामी था त्रियामी है, 3D 2D या 3D है। XY तथा XYZ निर्देशांक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार ये
एक्स वाई द्वारा निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार ये चित्र दिखा रखा है, एक्स वाई द्वारा निर्देश किया जाता है, आंकड़ों को इस फॉर्मेट में डाला जाता है। या प्रैक्टिकली करके देखें तो आपको और भी आसानी समझ में आ जाएगा जब आगे इसका कोर्स करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो पहली एक्स संख्या एक्स बिंदु और कागज़ की बाईं ओर सीमा के बीच की दूरी है, वाई बिंदु तथा कागज़ की निचली सीमा के बीच की दूरी जेड है, और कागज़ के ऊपर नीचे से बिंदु की उच्चता और मापे गए बिंदुओं का मिलान से सदिश निर्माण होता है। और एक सदिश आंकड़ा मॉडल अपने यथार्थ निर्देशांकों द्वारा भंडारित बिंदुओं का उपयोग करता है, और यहाँ रेखाएं और क्षेत्रों का निर्माण बिंदुओं के अनुक्रम द्वारा होता है, और रेखाओं की दिशा बिंदु के अवक्रमण अनुरूप होती है। बहुभुजों का निर्माण बिंदु अथवा रेखाओं द्वारा होता है। सदिश स्थिति के बारे में आगे देखते हैं। सदिश स्थिति में सूचना का भंडारण कर सकता है, और सदिश आंकड़ों के निवेश के लिए हस्तान अंकीकरण उत्तम विधि है। सदिश फॉर्मेट का अनुप्रयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग फाइलों का उपयोग मुख्यतः तब होता है जब उच्च परिष्कृत अनुप्रयोग की आवश्यकता हो, फाइलों का आकार महत्वपूर्ण हो, और मानचित्रों के प्रत्येक लक्षण का विश्लेषण जरूरी हो। मानचित्र का कोई भी लक्षण उसे प्रत्येक का विश्लेषण जरूरी हो तो इसका यूज किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो चित्र रेखा फॉर्मेट है उसके अंदर किस प्रकार जो आंकड़े हैं, चित्र का फॉर्मेट में किस प्रकार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जिस प्रकार बिंदु होटल है, जिस प्रकार होटल को दर्शाना है तो ये एक होटल है जो चित्र है, और उसको दर्शाना है चित्र का फॉर्मेट, तो इस प्रकार बिंदु बिंदु से लगा दिए जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको सदिश फॉर्मेट में तो इस प्रकार बिंदु लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार ये एक्स वाई, इधर की जो लाइन है एक्स होगी, ये वाई होगी, उसके अकॉर्डिंग जो बिंदु दिख रहे हैं उनको इस पर अंकित किया जाता है। इस प्रकार ये बिजली की जो लाइन है उसको किस प्रकार दर्शाएंगे, इसी प्रकार जो वन है उसको किस प्रकार दर्शाएंगे। इसके अंदर जो सदिश रेखाएं, इस प्रकार ये चित्र आपको बना के आना है तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। और इसी तरह जल सड़क है उसको इसके अंदर फॉर्मेट में, चित्र का फॉर्मेट में इस पर डब्बे में जो रंग भर दिए जाते हैं और सेल में, और इस प्रकार ये एक्स वाई लाइन लगा कर किस प्रकार दर्शाया जाता है इसके अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर होता है ये सारी प्रोसेसिंग, कंप्यूटर में इस प्रकार दर्शाया जाता है। ये रियल वर्ल्ड है, रियल चित्र है, उसको इस प्रकार जो है दोनों फॉर्मेट में जो डाटा है वो डाला जाता है जी इसके अंदर। और आगे हम देख लेते हैं। ये हमारा कहता है वर्णात्मक सूचना का भंडारण अनिवार्य है। सदिश विधि के अंतर्गत आधारभूत ब्लॉक बनाए जाते हैं और विभिन्न तथ्यों को स्थानिक निर्माण किया जाता है। रेखा क्षेत्रफल के तत्वों का संरचनाओं, बिंदुओं की संख्याओं को रेखाओं के चेन अथवा बहुभुज आकृतियां बनाकर की जाती है। विभिन्न तत्वों को प्रदर्शन करने के लिए सदिश मॉडल के प्रयोग चित्र 5.6 में प्रदर्शित किया गया है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि आंकड़ों में कुछ आंकड़े प्रदर्शन में कुछ सावधानियां बरतनी होती है। वो कौन सी सावधानी हम देख लेते हैं। तो दिखाए जाने वाले तत्वों की रेखाएं क्षेत्र जितना अधिक जटिल होगा, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए उतने ही अधिक बिंदुओं की आवश्यकता होगी। विविध बिंदुओं की सही चयन के लिए सूझबूझ की आवश्यकता होती है, और यदि आवश्यकता से कम बिंदु चुने लिए गए तो विभिन्न तत्वों की आकृति और आकार, उनके स्थानिक संबंध स्पष्ट नहीं होंगे। और आगे जो देख लेते हैं कि इसके विपरीत यदि आवश्यकता से अधिक बिंदु चुने गए तो इसे अनावश्यक अतिरोपण होगा और आंकड़े को एकत्रित करने उनके कंप्यूटर में संचय करने की संभावना कम हो जाती है। सदिश फॉर्मेट के गुण और दोष देख लेते हैं हम। सदिश फॉर्मेट के गुण और दोष क्या क्या हैं। तो सदिश फॉर्मेट सांस्कृतिक लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उपयोगी है। अधिकांशतः स्थानिक आंकड़े, चाहे वे स्थलाकृति मानचित्र तथा थीमेटिक मानचित्र के रूप में हो, रेखा मानचित्र के रूप में हो, उपलब्ध होते हैं, और इस प्रकार इसमें आंकड़ों के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। और इसमें ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम तथा टोटल स्टेशनों से आंकड़े सीधे प्राप्त हो जाते हैं जीपीएस के द्वारा। और सदिश फॉर्मेट में भौगोलिक स्थितियों में संबंध आंकड़ों का संजोया जाता है, और ये आंकड़े इतने सुनिश्चित होते हैं कि इन्हें साधारणीकरण की आवश्यकता नहीं होती, और ग्राफ सौंदर्यीकरण होते हैं। इसमें कम स्मृति की आवश्यकता होती है, इनका आपको स्मृति ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें स्थलाकृतियों को दर्शाने में उनके विश्लेषण में अधिक अशुद्धता होती है। आगे देखते हैं हम दोष क्या है इसके। दोष देख लेते हैं। इस सदिश फॉर्मेट में स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया जटिल है और इसे संशोधित करना भी मुश्किल है। इसमें आंकड़े की गणना एवं उनके विश्लेषण भी जटिल प्रक्रिया है, और आंकड़ों की लंबी सूचियां को व्यवस्थित करने के लिए उच्च कोटि के हार्डवेयर की आवश्यकता होती है।
तीसरा जो हमारा है वो है कि इसमें ऊंचाई, कार्यक्षेत्र तथा स्थिति आदि को प्रभावशाली ढंग से नहीं दर्शाया जा सकता। इसके लिए मध्यवर्ती आंकड़ों को अंतर्वेशन आवश्यक होता है। सदिश फॉर्मेट से अधिक चित्रण अथवा छानने की प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा सकता। आंकड़े भंडारण, विश्लेषण आदि के कारण इसमें सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा होता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। दूसरे पार्ट में आगे चर्चा करेंगे। आगे इस पार्ट का, इसके 2 पार्ट होंगे, ये इतना ही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।